नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। बिल्कुल सही देखा आपने थंबनेल में। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, इस वीडियो में ये बात करेंगे कि यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना जिसका नोटिफिकेशन कानपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पे आया है, तो यदि आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपको यदि पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। 3 से 4 पॉइंट है जिन पर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस योजना में कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, पूरा डिटेल में समझेंगे। दूसरा, यहाँ पे आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है ताकि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो, और क्या कारण हैं जिनसे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। वीडियो पे यदि आप मेरे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। हमारा जो चैनल है रील्स ऑफ रियल एस्टेट, हम इस पर लेटेस्ट गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रियल एस्टेट न्यूज़ प्लस फाइनेंशियल वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो यदि आप ऐसे कंटेंट में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको ऑल नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना होगा ताकि जैसे मैं कोई इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊं आपके पास सबसे पहले उसकी जानकारी पहुंच जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि सबसे पहले हमें ये समझना है, बहुत सारे लोगों ने नोटिफिकेशन ध्यान से नहीं पढ़ा। कल मैंने इस पे वीडियो बनाया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 कानपुर विकास प्राधिकरण ने जो योजना है वो लॉन्च की है। लेकिन कई लोगों के मेरे पास कमेंट आए जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति ने सही से नोटिफिकेशन पढ़ा था और उन्होंने मुझे खुद जानकारी दी। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। मुझे इस टाइम पे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो सब्सक्राइबर ही हैं, बट बहुत बहुत धन्यवाद उनका करना चाहूँगा कि उन्होंने ये जानकारी मुझे दी। और मैंने फिर इससे ही रिलेटेड मैंने वीडियो जो बना रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है इसी जानकारी से रिलेटेड। तो देखिए, ये जो योजना आई है, ये योजना आरक्षित श्रेणी के लिए है। अब ये आरक्षित श्रेणी किस प्रकार से है, तो देखिए, ये आरक्षित श्रेणी में एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, जो ये आपको रिजर्वेशन है, ये यहाँ पे आरक्षित श्रेणी के लिए है। अब यहाँ पे जो रिजर्वेशन है, मैं आपको बता दूं, दो तरीके से लागू हुआ है। यदि आप ध्यान से नोटिफिकेशन को आप देखेंगे, इस टाइम पे मैंने नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है तो मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे दोनों योजनाओं को यहाँ पे मेरे पास जो अभी नोटिफिकेशन है वो जवाहरपुरम सेक्टर 1 का है। तो यहाँ पे कुल भवनों की जो संख्या है 385 है, और बाकी सारी डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो रिजर्वेशन कैसे है और कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ इस जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आया है इसमें हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। तो आप आपको सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कि रिजर्वेशन दो तरीके से यहाँ पे नोटिफिकेशन में है। एक हॉरिजेंटल, एक है वर्टिकल। अब हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए, हॉरिजेंटल का मतलब होता है इस तरीके से, मतलब ये सीधा सीधा, और वर्टिकल का मतलब होता है ऐसे लंबा सा खड़ा हुआ। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। अब यहाँ पे जो फ्लैट हैं उनका आरक्षण यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे रिजर्वेशन देखेंगे, वर्टिकल अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे आरक्षित श्रेणी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग। तो अगर यहाँ पे जो रिजर्वेशन आप वर्टिकल देखेंगे तो इस तरीके से है। अब हम हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें किस तरीके से किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो अभी आपके समझ में आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप शताब्दी नगर का भी देख सकते हैं। तो कुल यहाँ पे 385 फ्लैट हैं जवाहरपुरम सेक्टर 1 में। अब यहाँ पे अनुसूचित जनजाति में पहला है जो विकलांग यानी दिव्यांगजन, उनके लिए 2 फ्लैट आरक्षित हैं।
सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिक, उनके लिए 3 फ्लैट आरक्षित है। यदि कोई महिला विडो है, विधवा है, तो या घर में अकेले हैं तो उनके लिए 2 फ्लैट यहाँ पे आरक्षित हैं। और आरक्षित श्रेणी के सामान्य आवेदक, मतलब यदि आप अनुसूचित जनजाति में आते हैं और इनमें से कुछ भी नहीं है, मतलब आपका फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है, मतलब दिव्यांगजन नहीं है, सीनियर सिटीजन नहीं है, विडो फीमेल नहीं है, तो आपके लिए यहाँ पे जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 20 फ्लैट यहाँ पे क्या है, रिजर्व है। समझ में आया होगा आपके साथ में। अब दूसरा जो आरक्षित श्रेणी है उसकी बात कर लेते हैं, वो है अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति में यदि आप दिव्यांगजन हैं, दिव्यांगजन है, विकलांग श्रेणी में आते हैं, तो आपके लिए 12 फ्लैट यहाँ पे आरक्षित है। वरिष्ठ नागरिक, यदि सीनियर सिटीजन है आप अनुसूचित जाति में, तो 30 फ्लैट आपके लिए आरक्षित है। यदि आप अनुसूचित जाति में विडो फीमेल हैं, विधवा महिला है, तो आपके लिए 17 फ्लैट यहाँ पे आरक्षित है। और इसी में यदि आप ट्रांसजेंडर हैं, उभयलिंगी यानी ट्रांसजेंडर है, तो 1 फ्लैट आपके लिए आरक्षित है। यदि आप इनमें से कोई नहीं है और सिर्फ अनुसूचित जाति के हैं, तो आपके लिए 112 फ्लैट यहाँ पे आरक्षित किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। तो अन्य पिछड़ा वर्ग में यदि आप फिजिकल डिसेबल्ड मतलब विकलांग या दिव्यांगजन है, तो आपके लिए 11 फ्लैट है आरक्षित किए गए यहाँ पे। यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग में सीनियर सिटीजन हैं, तो यहाँ पे 37 फ्लैट आपके लिए हैं। यदि अन्य पिछड़ा वर्ग में आप विडो है, विधवा महिला है, तो 23 फ्लैट है। और यहाँ पे यदि अन्य पिछड़ा वर्ग में आप ट्रांसजेंडर है, तो यहाँ पे आपके लिए 2 फ्लैट है। अन्य पिछड़ा वर्ग में जो यदि आप इनमें से कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी फ्लैट वैकेंट नहीं रखा गया है। यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यदि आप इन श्रेणी में आते हैं तो ही आप इनमें फ्लैट ले सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे फ्लैट आपको मिलने वाला नहीं है। अब बात कर लेते हैं जनरल के लिए। देखिए यहाँ पे जनरल के लिए भी है। जनरल में यानी सामान्य वर्ग में यदि आप विकलांग श्रेणी में आते हैं तो 25 फ्लैट हैं आपके लिए। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए यहाँ पे हैं जो फ्लैट 55 फ्लैट हैं यहाँ पे। और यदि आप विडो हैं, विडो फीमेल है, तो 29 फ्लैट है यहाँ पे। और यदि आप ट्रांसजेंडर हैं तो यहाँ पे आपके लिए 4 फ्लैट है। और इसके अलावा यदि है तो यहाँ पे कुछ भी फ्लैट का यहाँ पे ये नहीं किया गया है। तो आई होप आपको ये अब समझ में आ गया होगा कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है किसके लिए है। तो यहाँ पे जो आरक्षण है कुछ इस हिसाब से लागू किया गया है। अब यही आरक्षण यदि आप देखेंगे तो आप यही आरक्षण आपको समझ में आ गया होगा कि शताब्दी नगर में भी इसी तरीके से जो आरक्षण है वो लागू हुआ है। इसी तरीके से आपको वहां पर भी समझना है। तो बेसिकली यहाँ पे फ्लैट सभी के लिए है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे इन्होंने रिजर्वेशन दिया है वो थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल है। तो एक तरीके से ये सभी के लिए है भी और सभी के लिए नहीं भी है, तो दोनों ऑप्शन हो जाते हैं। अब बात हुई, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अप्लाई कौन कर सकता है। तो बहुत ध्यान से अप्लाई कीजिएगा। अब अपने दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं कि यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। अप्लाई करने से पहले आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इनके ही नोटिफिकेशन से सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इन्होंने जो कि मैं सबको बोलता रहता हूँ, यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया जाता है तो उसके आवंटन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार कानपुर विकास प्राधिकरण में निहित होगा तथा आवंटित द्वारा जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी और प्राधिकरण नियमानुसार अन्य कोई कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान रखने कि अप्लाई करने से पहले अपने माइंड में ये रखें कि देखिए पात्रता और योग्यता दोनों में फर्क है। पात्रता सामान्य होती है,
एबिलिटी अलग अलग होती है, योग्यता सभी के लिए अलग अलग होती है। तो यदि आप इस योग्य हैं, मतलब जो नोटिफिकेशन बोल रहा है, जो नोटिफिकेशन है, यदि आपको लगता है कि मैं इस योग्य हूँ, तभी आप यहाँ पे अप्लाई करें। कोई भी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी आपके कागजात होंगे, जो भी आप सबमिट करेंगे, वो जब यहाँ पे सभी लोग अप्लाई कर देंगे तो वो पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो सूडा को भेजी जाएगी। सूडा मतलब स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद जो सूडा है वो अपने स्तर पे जांच करेगी। जांच मतलब आपके आधार कार्ड, सारी चीजें आपकी यहाँ पर चेक करेगी। यदि उसमें कुछ भी आपका गलत पाया जाता है तो सबसे पहले तो आपका जो फॉर्म है वो तुरंत वहीं से रिजेक्ट हो जाएगा। आपके सिर्फ जो एप्लीकेशन है उसी वहीं से रिजेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो हो सकता है जो आप 5,000 रुपए आप जमा कर रहे हैं वो भी आपको ना मिले। तो ये चीज हो सकती है। तो माइंडफुल होके ध्यान से अप्लाई करिएगा यहाँ पे, और कोई भी ऐसी वैसी हरकत मत करिएगा जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। अब दूसरी चीज आती है कि अब सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों का ये रहता है, बहुत सारे लोगों का, कि इस कैटेगरी में होने के बावजूद भी क्वेश्चन ये होगा कि क्या हम दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोबारा से अप्लाई करने के यहाँ पे बहुत सारे नियम हैं। देखिए, यदि आप अपने माता पिता के साथ में रहते हैं, आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपके कोई घर का सदस्य अप्लाई नहीं कर सकता इस योजना में, यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो। और आगे भी अगर योजनाएं आएंगी तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी आप अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ में रह रहे हैं, उन पर निर्भर हैं। वो चीज यहाँ पे लागू हो जाती है। तो इस पॉइंट का बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं यहाँ पर। तो ये चीज हो गई। और दूसरा लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि हमारे पास घर है, मकान है। तो देख लीजिए, ये चीज बहुत कड़ा निर्देश है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है सिर्फ उनके लिए है जिनके पास घर नहीं है। यदि आपके पास कहीं लिखा पढ़ी में कुछ भी थोड़ी सी भी जमीन है या कोई घर है, ऐसी चीजें है, पक्का घर है या पक्का घर आपका बना हुआ है और जमीन है, मतलब ज्यादा जमीन है, तो आपका फॉर्म फिर मान्य नहीं होगा, वहां पर भी वो निरस्त हो जाएगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। तो ये चीज यहाँ पे हो जाती है। अब उसके बाद मैं एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज और आपको बता देता हूँ कि, तो 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लीजिए। एक तो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, दूसरा एक जो ये योग्य पात्रता है ये चीज आपकी होनी चाहिए, और तीसरा है कि भाई यदि आप अदर सिटी से रहने वाले हैं, तो इन्होंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया है कि आप कानपुर क्षेत्र के ही निवासी हो तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो अन्य सिटी के लोग हैं आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कानपुर का निवासी दिखाना पड़ेगा आपको, कि भाई हम कानपुर में निवास करते हैं। आपको ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। और हाँ, सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप यदि ये दिव्यांगजन वॉटेवर जो भी है, आप जिस भी श्रेणी में आते हैं, तो आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आपको जो राजपत्रित अधिकारी होता है, मतलब आप जो तहसीलदार, या ऐसा नहीं, बहुत लोग क्या होते हैं ग्राम पंचायत से ही मुहर लगवा दी, ठप्पा लगवा दिया और लगा दिया जाके, तो भाई वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, उसमें वो लागू नहीं होगा, क्योंकि वो प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है। वहां पे जब आप प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो वहां पे एक आईडी नंबर रहता है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिसको जो कि कंप्यूटरीकृत होता है, मतलब पोर्टल पर रजिस्टर्ड होता है, वो वेरीफाई होता है, तभी वेरिफिकेशन पूरा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज हो जाती है। और एक दो पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये चीज, दो तीन चीजें जो मैंने आपको बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्या गलती करते हैं, कुछ भी करके लगा देते हैं, जाके कुछ भी कर दे, फिर उनका रिजेक्ट हो जाता है, फिर पूछते हैं कि हमें तो मिला ही नहीं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाती है। अब यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा है कि आवंटी द्वारा सरकार द्वारा प्रायोजित किसी भी आवासीय योजना में लाभ नहीं लिया है। तो भाई यदि आपने ऑलरेडी, हो सकता है आप प्रधानमंत्री आवास योजना में आपने लाभ ना लिया हो, बट किसी भी, कोई भी राज्य सरकार की आवासीय योजना या किसी ऐसी आवासीय योजना का, बहुत लोग ऐसा करते हैं जिनका गांव में भी घर है, तो उन्होंने
जो ग्रामीण वाली योजना है उसका भी पैसा आ चुका है। अब उनके माइंड में ये होगा कि हम इसमें भी अप्लाई कर दें, तो ऐसा नहीं है, आप पकड़े जाएंगे और आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, जितना मिल रहा है उतने में खुश रहिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप फंस सकते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर की, क्योंकि मैंने ये जो 17 नंबर का 17 पेजेस का पूरा नोटिफिकेशन इनका है, मैंने इसको ध्यान से पढ़ा, तब मुझे समझ में आया कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को बतानी चाहिए। तो ये बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हो जाती है जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो अब मैं एक और पॉइंट यहाँ पे आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूँगा। तो हाँ, आपको ये जो सीनियर सिटीजन का है, तो सीनियर जो भी हमारे सीनियर सिटीजन है वो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखे कि अप्लाई करने से आपकी जो है सीनियर सिटीजन वही माना जाएगा जो 60 वर्ष का हो चुका होगा। जिसकी जो एज है वो 60 ईयर्स होगी, वही सीनियर सिटीजन होगा और वही अप्लाई कर सकता है। 60 वर्ष से जो ये नोटिफिकेशन आया है उसकी डेट से यदि आप 60 वर्ष के हो गए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 60 वर्ष की अवस्था में नहीं पहुंचे हैं तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और यहाँ पे हो जाती है। बाकी इन सारी चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। और कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि मेरे पास 2020 का प्रमाण पत्र पड़ा है तो वो चल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सारे 1 या 2-3 महीने तक पहले के ही लगाने पड़ेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि जब इतना खर्चा कर रहे हैं तो 1000-2000 रुपये खर्चा करने में कुछ भी नहीं जाता। नए प्रमाण पत्र बनवा लीजिए ताकि वेरिफिकेशन में कोई इशू ना आए, क्योंकि बहुत लोग इसी में लटक जाते हैं क्योंकि उनका वेरिफिकेशन हो ही नहीं पाता। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आरक्षण के लिए सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। तो आप अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखनी है चीज़ें, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए यहाँ पे, नहीं तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करूँगा और दूसरा जो हमारा वीडियो रहेगा वो हम उसमें बताएंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, आवंटन लेटर आपको कब तक मिल सकता है, इसका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इस पर दूसरा हमारा वीडियो होगा। तो अभी चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड नहीं की है। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।